अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, रिसेंटली आपने इंडिया टुडे में कुछ सैटेलाइट इमेजरीज पब्लिश हुई देखी होंगी। इन सैटेलाइट इमेजरीज में ग्वादर पोर्ट पर पाकिस्तान की वॉरशिप डॉक की गई है। इसको लेकर इंडिया टुडे ये क्लेम करता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था, पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी आमने सामने थी, तो पाकिस्तान नेवी ने डर के मारे अपनी तमाम शिप्स को अपने फार वेस्टर्न साइड पर मौजूद ग्वादर पोर्ट पर डॉक कर दिया ताकि वो इंडियन नेवी के खतरे से बची रहें। क्या ये इल्ज़ाम वाकई सच है? और हम इसको डिटेल से एनालाइज करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। दोस्तों, उसी दौरान ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने F-16 और कुछ GF-17 के यूनिट्स को भी ग्वादर में मौजूद या ग्वादर के करीब ही मौजूद पसनी एयरफील्ड पर डिप्लॉय कर दिया है ताकि वो इंडिया के भुज एयरबेस पर मौजूद S-400 की पहुंच से दूर रहें और इंडियन नेवी की शिप्स पर मौजूद सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के खतरे से भी दूर रहें। तो ये एक ऐसी चीज़ थी उस वक्त जो पाकिस्तान की कमज़ोरी दिखा रही थी कि पाकिस्तान नेवी तादाद में चूँकि छोटी है, तो ये चीज़ भी नज़र आ रही थी। और दूसरा, भुज पर भी S-400 था, तो इस चीज़ को लेकर इंडिया ने इसको काफ़ी प्रोपेगेट किया। लेकिन भुज एयर बेस पर जब S-400 डिस्ट्रॉय हुआ और इस चीज़ को खुद फिर इंडिया की कर्नल सोफिया भी मानी कि भुज एयर बेस पर मिलिट्री पर्सनल और इक्विपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डैमेजेस हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक वहाँ की थी उसको खुद इंडिया ने कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने डिटेल्स नहीं बताई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने वहाँ पर S-400 के एक दो कंपोनेंट्स को हिट किया है। इसी तरह पाकिस्तान नेवी ने भी 26 अप्रैल को इंडियन एयरक्राफ्ट करियर की एक सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की। इसमें क्या था कि 23 अप्रैल को इंडिया का एयरक्राफ्ट करियर पाकिस्तानी पानियों के बहुत ज़्यादा करीब था और उसी दौरान पाकिस्तान नेवी ने मिसाइल टेस्ट को लेकर नो टाइम जारी किए इंडियन पानियों के नज़दीक, और 3 दिनों के अंदर ही इंडिया का प्राइज्ड एयरक्राफ्ट करियर 26 अप्रैल को वापस भाग गया अपनी कार्वर नेवल बेस पर। ये चीज़ साइकोलॉजिकली पाकिस्तान की विक्ट्री के तौर पर निकलकर सामने आई कि इंडिया का वो एयरक्राफ्ट करियर जिसे पावर प्रोजेक्शन के लिए ही बेसिकली इंडिया ने अपनी फ्लीट में रखा हुआ है, वो 3 दिन भी पाकिस्तान नेवी के खिलाफ टिक नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के एक P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया और उसकी वीडियो भी रिलीज की, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है P-8I पोसाइडन, और इसे पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स की तरफ से ट्रैक किया गया और प्रॉपर इंटरसेप्ट किया गया था। लेटर ऑन वार्निंग देने पर इसे छोड़ दिया गया। और बहरहाल मैं बताता चलूँ, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके टारगेटिंग पोर्ट से इसको ये ट्रैक किया जा रहा है और ये उसकी टारगेटिंग पोर्ट की फुटेज है। अब इंडिया टुडे की तरफ से जो नई सैटेलाइट इमेजरी है, इसमें हमें कुछ शिप्स नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट यहाँ पर 2 नजर आ रही हैं। देन उसके पीछे 2 तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान की अजमत क्लास फ्रिगेट है और दूसरी कुछ सरफेस फ्लीट यहाँ मौजूद है। इसके बाद ग्वादर पोर्ट की एक और फुटेज है जिसमें जो सिविल टर्मिनल्स हैं वहाँ भी कुछ पाकिस्तान की वॉरशिप्स खड़ी हैं। इसके बारे में मैं एक चीज़ वाज़े बता दूं कि ये रिप्लेनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने अपनी शिप्स को वहाँ डॉक किया है। ये रिप्लेनिशमेंट में क्या होता है कि आप दोबारा से फ्यूल भरते हैं अपनी तमाम शिप्स में, अगर उन पर कोई नए वेपन्स भी माउंट करने हैं। लेट्स सपोज कि आपने कुछ टेस्ट के दौरान अपने 1-2 मिसाइल्स फायर किए हैं, तो आप इनमें अब नए मिसाइल्स भी ऐड करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी की कुछ शिप्स यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की तबूक क्लास की कॉर्वेट्स हैं और बाबर क्लास कॉर्वेट्स हैं वो यहाँ नहीं हैं, वो फ्रंट लाइन्स पर हैं और इनको रिप्लेनिशमेंट के लिए पाकिस्तान यहाँ लेकर आया है। और जब इसमें फ्यूल ऐड कर दिया जाएगा और तमाम दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट को चेक कर लिया जाएगा, तो इन्हें भी इंडियन साइड पर भेजा जाएगा। और तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि किसी के पास एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी बेस भी ब्रेन सेल्स होंगे तो वो भी इस चीज़ को समझ जाएगा कि ये रिप्लेनिशमेंट पर्पसेस के लिए शिप्स यहाँ भेजी गई हैं और यहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेने के बाद ये वापस जंग के मैदान में होंगी। अब इंडियन मीडिया, जिसकी सुबह शाम ही प्रोपेगेंडा में होती है, उसने ये पिक्चर्स ली और उन्हें इस तरह दिखाया कि देखो पाकिस्तान नेवी डरते हुए वहाँ पहुँच गई। इसी तरह GF-17 और F-16 का मामला भी है। पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी के तहत उनके कुछ यूनिट्स को पसनी में प्लेस किया, उसकी कुछ वजह है। अब इस चीज़ को इंग्लिश में स्ट्रेटजी कह दिया जाता है, उर्दू में हिकमत अमली और हिंदी में रणनीति। मेरे ख्याल से इंडियंस को
रणनीति लफ्ज़ के बारे में थोड़ा सा और सर्च करने की ज़रूरत है कि इसका मकसद क्या होता है और ये किस तरह काम करती है। इसमें ओबियसली आप अपने मुख्तलिफ एसेट्स को मुख्तलिफ एरियाज़ में प्लेस करते हैं ताकि एनिमी के खिलाफ डिसेप्शंस क्रिएट की जा सके और अपने वॉर प्लान के तहत कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट की जा सकें। सेम वही काम पाकिस्तान नेवी ने किया, सेम वही काम आर्मी और एयरफोर्स ने किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नेवल साइड पर भी इस वक्त मेजर अपग्रेडेशंस जारी हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, जैसा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने नंबर 8 स्क्वाड्रन को, जो कि पाकिस्तान की साउदर्न एयर कमांड में आता है और इसमें मैरीटाइम ऑपरेशंस आ जाते हैं, यहाँ मिराजेस को हटा के GF-17s को अब इक्विप कर दिया गया है, जो कि ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के GF-17s हैं और उसके साथ साथ हमें यहाँ F-16s भी इनको एस्कॉर्ट करते हुए नजर आते हैं। इवन दो भुज एयर बेस पर भी जो अटैक हुआ था, तो अटैक करने वाले GF-17s को F-16s ही एस्कॉर्ट कर रहे थे और S-400 कुछ भी नहीं कर सका था। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि जो तबूक क्लास आपकी कॉर्वेट्स हैं और फिर बाबर क्लास कॉर्वेट्स हैं, इनमें स्मैश जैसे सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स होने चाहिए और स्मैश करंटली टेस्टिंग फेज में है और ऑलमोस्ट अपने फाइनल टेस्टिंग फेजेस में है। तो ये चीज़ एक अच्छी इंडिकेशन है कि हमें बहुत जल्द स्मैश सुपरसोनिक मिसाइल्स पाकिस्तान की मल्टीपल शिप्स पर देखने को मिलेगा और स्मैश का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा वो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। तो एंटीशिप डोमेन में पाकिस्तान ने रिसेंटली तेज़ी दिखाई है। दूसरी तरफ सबमरीन वॉरफेयर में पाकिस्तान हंगोर क्लास सबमरीन जिस तरह रिसेंटली 3 लॉन्च हो चुकी हैं और 2 के सी ट्रायल्स चल रहे हैं और बहुत जल्द वो पाकिस्तान नेवी की सर्विस में आ जाएंगी और ऑलरेडी भी पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो नेवल साइड पर भी पाकिस्तान नेवी बहुत सी चीज़ों को अपग्रेड कर रही है और ऑलरेडी जिन चीज़ों में कुछ काम करने की ज़रूरत थी उन पर भी काम हो रहा है। अब इसके साथ साथ इंडियन नेवी जो अपनी प्रोफेशनलिज्म के गाने गा रही होती है, उसके कुछ माजी के कारनामे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये लिस्ट 2005 से लेकर अभी तक के इंडियन नेवी के जो मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स हुए हैं उन पर बेस्ड है और पूरी लिस्ट तो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो बड़े बड़े वाकयात हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं और बाकी पूरी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप इस लिस्ट को खुद जाकर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, दिसंबर 2005 में इंडियन नेवी की INS त्रिशूल वो एक कमर्शियल वेसल अबूजा लक्ष्मी से टकरा गई थी मुंबई हार्बर पर और ये इंडियन नेवी की फ्रिगेट ट्रेनिंग मिशन से वापस आ रही थी। उस पर इंडियन नेवी पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इतनी बड़ी फ्रिगेट अगर आपका क्रू संभाल नहीं पा रहा तो वॉर टाइप सिनेरियो में वो क्या लड़ेगा। उसके बाद अप्रैल 2006 में INS प्रहार जो कि एक कॉर्वेट है, उसका कोलिजन हुआ MV राजीव गांधी के साथ और ये जो INS प्रहार थी ये डूब गई, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गई। तो इस तरह 2008-2009 में भी मुख्तलिफ इनके एक्सीडेंट्स हो चुकी हैं, इनकी कॉर्वेट्स, इनकी सबमरीन्स के, जिनकी तमाम डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। फिर अगस्त 2009 में INS कुठार जो कि एक कॉर्वेट है, ये INS रणवीर जो कि इंडियन नेवी की ही एक डिस्ट्रॉयर है उसके साथ टकरा गई थी बे ऑफ बंगाल में और उसकी वजह इसके रेडर में फेलियर बताया जाता है। देन अगस्त 2013 में INS सिंधुरशक जो कि एक सबमरीन है, इसमें एक्सप्लोजन हुआ था टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में और मुंबई डॉकयार्ड पर यह इशू हुआ और इसमें मल्टीपल इंडियन नेवी सेलर्स अपनी जान गंवा बैठे थे। मई 2014 में INS कोलकाता जो इंडियन नेवी की एक डिस्ट्रॉयर है, उसमें एक मेल फंक्शन हुआ और एक टॉक्सिक गैस रिलीज होगी। इसमें इंडियन नेवी के कमांडर कंतूल वधवा वो अपनी जान गंवा बैठे। देन नवंबर 2016 की अगर बात करें तो INS निशक जो कि डिस्ट्रॉयर है अगेन, इसने मुंबई हार्बर पर इसका कोलिजन हुआ, इसकी वजह इसके गैस टरबाइन इंजन में फेलियर बताया जाता है। देन दिसंबर 2016 में एक और बड़ा वाकया हुआ INS बेटवा के साथ। ये फ्रिगेट थी इंडियन नेवी की और ये पानी में डूब गई कुछ इंटरनल सिस्टम फेलियर की वजह से। इसमें 2 सेलर्स मारे गए, 15 जख्मी हुए। इसके बाद जनवरी 2022 में INS रणवीर जिसके साथ माजी में भी एक वाकया हो चुका है, ये डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी की, इसके एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट में एक फेलियर होता है जिसकी वजह से वहां एक्सप्लोजन होता है। अल्टीमेटली 3 सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे, 11 सोल्जर्स जख्मी हुए। इसकी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई बट बाद में उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद एक मोस्ट रिसेंट वाकया जुलाई 2024 का INS ब्रह्मपुत्रा, जिसका बहुत मशहूर वाकया है, आप लोगों ने भी ये वाकया देखा होगा। आई बिलीव मुंबई पोर्ट पर भी ये हुआ था और ये INS ब्रह्मपुत्रा फ्रिगेट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गई थी और इसमें एक सेलर मिसिंग हुआ, लेटर ऑन पता लगा कि वो अपनी जान गंवा बैठा। उसके बाद इंडियन नेवी की एक बोट डायरेक्टली उसने कोलाइड कर दिया एक फिशरमैन शिप से दिसंबर 2024 में।
तो ये जो मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई हैं, ये वो तमाम इंसिडेंट्स का सिर्फ 30 to 40% पार्ट है। मैंने तमाम लिस्ट आप लोगों से शेयर नहीं की, अदरवाइज ये लिस्ट बहुत लंबी है। बहरहाल जो पूरी लिस्ट वो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, आप तमाम को जाके खुद पढ़ सकते हैं और लेटर ऑन उसे खुद रिसर्च करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।